कर्ण कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की। मतलब सब उनको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बताते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और मैं भी उनको सक्सेसफुल काउंट करता हूं इन द सेंस कि इतने कम समय में उन्होंने दो जगह उनकी गवर्नमेंट है आफ्टर ऑल। मतलब आप देखो, कांग्रेस से भी बेटर सिचुएशन में वो अपने आप को पाते हैं। तो पहले जो मेरा आपसे सवाल है, और चूंकि आप दिल्ली को बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हो, आप लगभग एनसीआर को तो एक एक चीज आपको पता है। लोगों का बहुत अट्रैक्शन था, समबडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और आईआईटी का अपना एक क्रेज है, अपना एक ब्रांड नेम है। देन सिविल सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, काफी अपॉर्चुनिटी थी। कई बार तो उन्होंने ये कहा भी है कि मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, कितना भी पैसा मैं चाहता तो कमा लेता। इवन देन चूंकि मुझे आप लोगों का ख्याल था तो मैं उसको सबको छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गया, जिससे मैं आप लोगों का भला कर सकूं। और लोगों ने उनका विश्वास किया। दिल्ली में आपको पता ही है, लोगों ने उनको ओवरवेलमिंगली वोट दिया। पंजाब में भी वही सिचुएशन हुई। अब आके सिचुएशन ये होगी कि लोगों का एक डिसअपॉइंटमेंट हो रखा है। तो आपसे जो पहला मेरा सवाल है वो ये कि लोग उनको कैसे परसीव करते थे और लोग अब उनको कैसे परसीव करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सक्सेस स्टोरी, मैं इसको सक्सेस स्टोरी इसलिए मान रहा हूं कि अभी 2 स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, ये आगे भी कंटिन्यू करेगी या लोग उनके साथ डिसअपॉइंटमेंट के शिकार हो रहे हैं? ओवर टू यू कर्ण कीर्ति शर्मा, आपके लिए। सर, अरविंद केजरीवाल जो लाइमलाइट में आए वो अन्ना आंदोलन से आए, और जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था सर, आई बिकेम ए ह्यूज फैन ऑफ अन्ना जी एज वेल एज केजरीवाल, किरण बेदी एंड सिसोदिया, because that आंदोलन was a very good आंदोलन and it was meant to do good country। और उसके बाद जब केजरीवाल आए तो केजरीवाल से लोगों की बहुत उम्मीद थी, मेरे को खुद बहुत उम्मीद थी कि केजरीवाल एक अच्छा चेहरा बनके भारत की राजनीति को साफ करेंगे। लेकिन आज जो केजरीवाल 8 साल के बाद जो मैं देखता हूं, मेरे को लगता है कि केजरीवाल से ज्यादा करप्ट, केजरीवाल से ज्यादा कनिंग और केजरीवाल से ज्यादा सफेद झूठ बोलने वाला कोई राजनीतिक नेता नहीं है इस कंट्री में। कोई ऐसी बात नहीं है जो केजरीवाल ने कही हो और उससे वो पलटे ना हो। एक भी बात, जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था, उन्होंने बोला कि मैं राजनीति में कभी कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया। उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी और घर नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी और घर ले लिया। उन्होंने बोला, अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कभी कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन नहीं लूंगा। इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में जो पहली सरकार बनाई वो कांग्रेस का समर्थन लेके बनाई। अगर आपको याद हो, अन्ना आंदोलन बेसिकली लोकपाल लाने के लिए था, और जिस समय पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनने के करीब 3 महीने बाद उन्होंने छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में लोकपाल कानून लाने के लिए ये सरकार छोड़ रहा हूं, बिकॉज कांग्रेस मेरे को लोकपाल बिल नहीं लाने देगी। उसके बाद से आज 8 साल हो गए हैं, आज तक दिल्ली में लोकपाल का बिल नहीं आया। केजरीवाल ने बोला कि जी मैं एक ईमानदारी की, ट्रांसपेरेंसी की और एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की राजनीति करना चाहता हूं। आज आप देखो, दिल्ली सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें घोटाला ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। आज ही एक दिल्ली के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है कि जो करीब 2400 क्लासरूम बने उसमें 1300 करोड़ का घोटाला हुआ। जो शराब का घोटाला चल रहा है वो सबको मालूम। जो शराब व्यापारियों का कमीशन था वो 2% से बढ़ा 12% किया गया। ये 600% इंक्रीज किस लिए गई, आज तक कभी केजरीवाल ने इसका जवाब नहीं दिया। ये इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि उसका 6% वापस केजरीवाल को मिल रहा था। बस घोटाले में घोटाला हुआ। अभी आपने देखा कि एमसीडी में कैसे 2 बंदे पकड़े गए केजरीवाल की पार्टी के, जो टिकट बेच रहे थे 80 से 90 लाख में। कल एक केजरीवाल का एक पार्टी का एक सदस्य ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि वो टिकट के लिए एस्पिरेंट था और इनका बहुत पुराना कार्यकर्ता था, लेकिन वहां टिकट किसी रिच आदमी को पैसे ज्यादा, उसने पैसे ऑफर किए तो उसको दे दिया, उसने सुसाइड कर लिया। आप देखो, केजरीवाल जब पॉल्यूशन दिल्ली में होता था तो हमेशा चिल्ला के पंजाब और हरियाणा की सरकार को ब्लेम करते रहे। इन्होंने एक बायो डिकम्पोजर खरीदा 45,000 का और उसके ऊपर 23 करोड़ रुपए खर्च किए। 45,000 का आइटम और 23 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए उसके लिए कि जी ये एक इस पॉल्यूशन की समस्या का, जो पराली जलाते हैं, इससे बड़ा समाधान नहीं हो सकता।
लेकिन जैसे ही पंजाब उनके पास आया, वो इस समाधान को भूल गए। उन्होंने वहां पर ना इस समाधान का कोई उपयोग किया। और आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब आपसे स्पेसिफिक टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। दूसरी चीज, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है। इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। उसकी वजह से दिल्ली में फिर वही दम गोटू पॉल्यूशन आया। तो मैं कहता हूं कोई तो एक बात ऐसी कही हो केजरीवाल ने जिस पे उन्होंने स्टिक किया हो। आज की तारीख में कोई नेता के ऊपर आदमी कैसे भरोसा करे? आदमी तब भरोसा करता है किसी लीडर के ऊपर अगर वो अपनी कही हुई बात खरा उतरता है, अपनी कही हुई बात पे स्टैंड करता है। मोदी जी आज भारत के सबसे बड़े नेता क्यों माने जाते हैं? क्योंकि मोदी ने जो कहा है वो उस पर स्टैंड करता है। मोदी ने बोला कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। आज 8 साल हो गए सरकार में, एक पैसे के करप्शन का एलिगेशन नहीं है किसी भी सरकार के ऊपर। और मैं इस बात को हर एक फोरम में चैलेंज करके कहता हूं कि आज की तारीख में ना केंद्र सरकार में, ना किसी बीजेपी शासित राज्य के सरकार में, ना पार्टी के किसी पद पर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन, एक सिंगल बंदा नहीं है। ये दिखाता है कि वो अपनी बात को स्टैंड करते हैं। केजरीवाल अपनी किसी बात पे स्टैंड ही नहीं करते। जब स्टैंड ही नहीं करते तो पब्लिक किस बात के ऊपर उनका भरोसा करे? मैं 2 चीज और आपको बताना चाहूंगा। एक, उन्होंने जब पंजाब के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने सब जगह बड़े जोर शोर से ऐलान किया कि मैं 1000 रुपए हर महिला को हर महीने दूंगा। और एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा हमने सब हिसाब लगा लिया है जी, इतने पैसे इसके लिए चाहिए, इतने पैसे यहां से मैं ले लूंगा, इतने पैसे मैं यहां से ले लूंगा और इसको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 5 महीने हो गए, आज तक किसी महिला को एक पैसा नहीं मिला और ना आगे मिलेगा। और इसके बावजूद गुजरात में जाके कह रहे हैं कि हम हर परिवार को हर महीने 30,000 रुपए की सहूलियत दें। दूसरी चीज, एक और वीडियो केजरीवाल का सामने आया कुछ महीने पुराना, जिसमें उन्होंने बोला कि जी जेलों में पुरानी सरकारों के समय वीआईपी ट्रीटमेंट होता था, जो उनके खास बंदे जाते थे, और मैंने वो वीआईपी ट्रीटमेंट का सिस्टम बंद कर दिया। आप अगर वीडियो देखो जो आजकल चल रहे हैं, उस वीडियो में आज एक नया वीडियो आया है जिसमें कि जो जेल सुपरिंटेंडेंट है वो जाके उनके कमरे में बैठे हुए हैं और सत्येन जैन पलंग लेट के पैर की तरफ करके जो जेल सुपरिंटेंडेंट है उनसे बात करते हैं। इसके अलावा उनको मालिश करते हुए देखा रेपिस्ट के द्वारा, उनको खाना खाते हुए देखा बाजार का। तो आप मेरे को कोई एक बंदा जो केजरीवाल का सपोर्टर हो एक चीज बता दे केजरीवाल ने कहा हो और उसके ऊपर स्टैंड किया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है, लोग वायदे करते हैं, और पब्लिक को ही पता है कि जो वायदे करता है उसमें से काफी हद तक एग्जेगरेशन होता है। पब्लिक नोज दैट एंड पब्लिक इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि ठीक है भाई ये वायदे कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन उसके अलावा बाकी क्या करेगा? पब्लिक नोज, उनके परसेप्शन में आ जाता है कि ये रियलिटी है और ये हाइपरबोल कर रहा है। तो आपने वादे कर दिए एक्स्ट्रा, पब्लिक एक्सेप्ट करती है, लेकिन पब्लिक ये एक्सेप्ट नहीं करती कि आप बिल्कुल ही करप्ट हो जाओ या आपका एग्जीक्यूशन जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होना है वो भी फेल हो जाए। जैसे सत्येंद्र जैन वाला केस है या एक्साइज ड्यूटी वाला केस है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
या फिर आप पोल्यूशन का आप देख लो कि वीडियो अब लीक आउट हो रहे हैं कि पहले क्या बोला था और अब क्या कर रहा है। तो जहां तक एक बात और मैं एक्चुअली आपसे चाहूंगा, करप्शन की जहां तक बात है, जो डे टू डे करप्शन है वो एक इशू है। डे टू डे ग्राउंड लेवल पे करप्शन कई बार खत्म नहीं हो पाता। इवन आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट में जो ग्राउंड लेवल पे जो है ना, छोटे छोटे तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करप्शन खत्म नहीं हो पाता। लेकिन जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है या स्टेट गवर्नमेंट की, मैं चलो स्पेसिफिकली बता दूं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे कोई पैसा दे के या लेके दिखाए, समझ रहे हो नहीं, तो लोग ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ग्राउंड लेवल पे मोदी जी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन दिल्ली में आपको कोई घोटाला नहीं मिलेगा, कोई स्कैम नहीं मिलेगा, या लखनऊ में आपको कोई स्कैम नहीं मिलेगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट के लेवल पे स्कैम मिल गया और इसलिए लोग फिर डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल लेवल पे जो जो उसने कमिट किया कि मैं पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है आप पॉलिटिक्स में आ गए, इट इज ओके। लेकिन आपने एडमिरल रामदास को बोला कि आप लोकपाल आके बन जाओ और फिर उसको वापस भेज दिया, इस बात को लोग फिर नाराज होते हैं। आफ्टर ऑल पावर के परस्यूट तो पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि कोई पावर के लिए वो कर रहा है। अब आप जो मेरे को बताएं कि आफ्टर ऑल ये जो इसका जो मोमेंटम है, अभी सडनली मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोग किसी जमाने में केजरीवाल के बड़े सॉलिड सपोर्टर्स थे, कहते कि हाँ ये अल्टरनेट मॉडल प्रोजेक्ट कर रहा है और हम इसके साथ हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, यंगर लोग, इंजीनियर्स, एमबीए, अभी वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं उसके इस बिहेवियर को लेके। बट एक पॉलिटिक्स की रियलिटी भी है, और वो रियलिटी क्या है कि पॉलिटिक्स चलाने के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो वो पैसा या वो रिसोर्सेज केजरीवाल कहां से मैनेज कर सकता है? जैसे आपने बोला सर कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे की जरूरत होती है अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है, वो तरीका है डोनेशंस का, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज और को मिलता है। और केजरीवाल और आपको डोनेशंस मिलने में कोई कमी नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हो। अगर आप अच्छा काम करोगे, पब्लिक आपको ज्यादा डोनेशन देगी, और बिना डोनेशन दिए भी पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। अगर आज की तारीख में आप देखो, ट्विटर भरा हुआ है आपके ट्वीट से, आपके सपोर्ट के ट्वीट से, आपके मंत्रियों के ट्वीट से। अगर आप ट्वीट खोलो तो 1000 ट्वीट्स में 800 ट्वीट आप सपोर्टर्स के होते हैं। तो ये बिना पैसे के संभव नहीं, पैसे से ही हो रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, जैसे बोल रहे हैं, रोज एक सर्वे में देखता हूं कहीं का दिखाया होता है कि जी केजरीवाल की पार्टी के 100 सीट आ रही है, 125 सीट आ रही है। आप कितना भी झूठ बोल रहे हो, जब ग्राउंड में रिजल्ट आता है तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है आपको कि अगर आप बोल रहे थे 125 सीट और आप 2 सीट जीतते हैं, अगर आप एक भी सीट नहीं जीतते हैं, तो आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो? अगर आपको याद हो, जब अभी से 5-6 महीने पहले चुनाव हो रहे थे उत्तराखंड, यूपी के और गोवा, पंजाब में तो वो जीत गए, बट इन तीनों खुलकर उनका प्रचार प्रसार था कि सरकार जो है वो आप पार्टी की बन रही। हुआ क्या? उत्तराखंड में 99% सीटों पे जमानत जब एक भी सीट, यूपी में 99% पे जमानत जब एक भी सीट नहीं जीते, गुजरात में 2 सीट जीते। तो अगर जब तक आप अपने आप को एक रियलिस्टिक तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करते हो, आप पब्लिक का विश्वास जीतने में सक्षम नहीं हो सकते। आप किसी स्टेट में हो गए, जैसे कि पंजाब में एक बहुत बड़ी वजह मैं मानता हूं कि वो मोदी के काम करने का तरीका है। पंजाब में कुछ लोग हैं जो कि खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उनको पता है मोदी सरकार, बीजेपी वहां जीत गई तो उनका जो एजेंडा है वो सक्षम नहीं हो पाए। वो एक बहुत बड़ी वजह थी केजरीवाल का जीतने पे, और कांग्रेस ने खुद अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। केवल एक दिल्ली का ऐसा राज्य है जहां पर वो 2 बार चुनाव जरूर जीते हैं। इस बात का बहुत को मानता हूं कि केजरीवाल के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को मोदी के सामने एक सक्षम उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने के। अगर केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा काम किया होता, दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कैश रिच इकोनॉमी है दिल्ली में, अगर वो चाहते तो दिल्ली में अच्छा काम करके पूरे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर अपना एक छाप छोड़ सकते थे कि भाई मैं ये करने आया हूं और ये करूंगा। लेकिन उनको बहुत जल्दी है, वो चुनाव
दिल्ली का अगले 2014 के चुनाव में उन्होंने 414 सीट पे उम्मीदवार खड़े कर दिए, 4 सीट पंजाब में, बाकी सब जगह जमानत जब्त। 2019 में भी ऐसे किया, पूरे भारतवर्ष में अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। तो जब आप हवा में उड़ने की कोशिश करते हो, आप अपनी नींव को मजबूत नहीं बनाते हो, तो वही होता है जो कि आज केजरीवाल के साथ हो रहा है। केजरीवाल का जो बैलून है वो फूट चुका है, जहां बचे हुए हैं वो भी बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी मेरी समझ है। अच्छा कर्ण कीर्ति, एक बात बताइए, जब लीडरशिप पोजीशन में आप आते हो तो आपको बड़े अनप्लेजेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको साइड भी लेनी पड़ती है, एवरीथिंग कांट बी डिप्लोमेटिक कि आप, मैं उसके भी साथ हूं उसके भी साथ हूं। अब आप इनका देखिए, ये किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में या तो वहां से गायब पाए जाएंगे या फिर कोई डिसीजन नहीं देंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। दिल्ली राइट्स के टाइम पे ही वाज नॉट सीन, मतलब आप समझ सकते हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट वो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा इशू नहीं है। अरे भाई, उसके अलावा सारे इशू तो आपके हैं, सोशल इश्यूज तो आपके हैं। ही वाज नॉट सीन, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आप कोविड के टाइम देख लीजिए, ही वाज वर्चुअली नॉट सीन, बल्कि प्रॉब्लम ही क्रिएट करने की कोशिश की। तो अब आप पराली का देख लीजिए, पराली के टाइम पे पुराना स्टेटमेंट, अब कोई नया स्टेटमेंट। यानी कि मुझे ऐसा लगता है टिपिकली वो जो, ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा फौज का एग्जांपल दे रहा हूं, वो जो कीन कुमार होते हैं ना, जो हर एक काम के लिए हाथ उठा लेते हैं और करते कुछ नहीं। मुझे ऐसा एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड केजरीवाल में नजर आता है, जो हर एक काम के लिए बोलता है कि यस आई विल डू इट, एंड देन ही विल नाइदर डू इट नॉर ही विल बी सीन। तो डू यू थिंक गुजरात के लोगों ने उनके ये जो हौसलेबाजी है ये कुछ अच्छी तरह देख ली क्या? एंड ऑफ कोर्स दे आर वाइज पीपल, वो इतने, आई एम श्योर कि इवन दिल्ली और पंजाब वाले भी रियलाइज कर रहे होंगे कि भैया प्रॉब्ली वी हैव इलेक्टेड ए रॉन्ग पार्टी। व्हाट डू यू से? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। गुजरात की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है, और जो इंडिकेशंस हैं, केजरीवाल इज गोइंग टू फेस ए ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन गुजरात। केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है गुजरात में। केजरीवाल का एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं उनकी ये दिमाग में थोड़ी सी एक किंक है, उनको ये लगता है कि भारत की जनता बेवकूफ है और उसको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर धोखा दिया जा सकता है, या बड़े बड़े स्टेटमेंट देख के उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में है, जेल के वीडियो आ रहे हैं, बट आप देखो जिस तरह का स्टेटमेंट वो देते हैं, मतलब उनको लगता है कि किसी को कोई अकल है ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि फिजियोथेरेपी चल रही है। भाई थेरेपी जेल में के अस्पताल में होती है कि सेल में होती है? फिजियोथेरेपी कौन कौन रहा है जी? एक रेपिस्ट कर रहा है। मतलब आप उनके स्टेटमेंट जब देखते हो तो रियली हंसी आती है। एक उन्होंने केस डाल दिया सत्येंद्र जैन ने कि जी मेरा 27 किलो वजन कम हो गया। जेल गए, उसने अधीक्षक ने कोर्ट में सबमिट कर दिया कि जिस समय आए थे उससे आज से तो 8 किलो बढ़ गया। तो मतलब आप सफेद झूठ की एक कोई सीमा होती है। जब वो एक्साइज केस में दिल्ली ने एक उनको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, तो खट से जी एलजी के अगेंस्ट एक केस लेके आ गए कि जी डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट पैसा जम, मतलब जिसकी की सफेद झूठ जो सुनने के बाद एक जिस आदमी को फैक्ट नहीं पता वो भी समझ सकता है सफेद। बहुत उसका जोर प्रसार किया, फिर आ गए कि जो उसकी बेटी से एक कहीं उसका नाम लग गया, एक लॉन्च बना दिया। वो कोर्ट में जब गए, कोर्ट ने 2 थप्पड़ मार के चुपचाप करके बैठा दिया, बैठ गए चुपचाप। तो इसका नेचर ही केजरीवाल का यही। अगर आप देखो कि जिस समय चुनाव दिल्ली का चल रहा था, बोलते थे कि जी मेरे पास दिल्ली के 100 सबसे, भारत के 100 सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की एक लिस्ट है, और शीला दीक्षित के खिलाफ तो बोलते थे मेरे पास जी पता नहीं कितने पन्ने हैं और मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्या आज तक शीला दीक्षित की सरकार के किसी भी काम को आज तक वो चैलेंज कर पाए, कोर्ट में गलत साबित कर पाए? जिन बंदों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया उनमें गडकरी से जाके माफी मांगी, क्या मनीष तिवारी से माफी मांगी, कितने लोगों से जा जाके माफी मांगी, लिखित माफी मांगी। अरुण जेटली के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था कि जी डीडीसीए में घोटाला कर दिया, बाद में लिखित तौर पे माफी। तो आप अपने आप को जब आप ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करते हो जो झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है, माफी मांगते हो, मेरे को नहीं लगता कि भारत की जनता ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकती है। या दैट इज वेरी फेयर कर्ण कीर्ति शर्मा। और मुझे लगता है कि मैं, हालांकि काफी लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, स्पेशली जो केजरीवाल के सपोर्टर्स हैं, बट फैक्ट ये है कि ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है, और अगर ये इसी रास्ते पे इसी कंडक्ट के साथ चलती रही तो ये फेल्योर के लिए डूम्ड है।
ऐसा मेरे को लगता है, अनलेस केजरीवाल मेंस हिज वेज और प्रॉब्ली उनका जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है और जो एग्जीक्यूशन स्किल्स हैं वो अपग्रेड हो जाएं। अदरवाइज टिल नाउ अभी तक तो बिल्कुल साफ है कि ही इज डूम्ड टू बी ए failure now onwards. I think he is exposed. So thank you so much, कीर्ति शर्मा। मेरा एक पूर्ण विश्वास है कि केजरीवाल जी को कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, जैसे जैसे उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, हाइपर बोल के साथ पॉलिटिक्स कुछ दिन तो चल जाती है, वो चल गई दिल्ली में या पंजाब में। आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन समथिंग गुड टू कन्विंस पीपल, बट प्रॉब्ली एट दिस स्टेज पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम, तो उनको वो क्रेडिबिलिटी अर्न करनी पड़ेगी। अदरवाइज दिस सक्सेस स्टोरी इज लीडिंग टू ए सॉलिड फेल्योर। आई एम वेरी श्योर गुजरात में या हिमाचल में उनका कोई भी चांस नहीं है। ही हैज टू रियली कैरी आउट सम कोर्स करेक्शन। सत्येंद्र जैन या इस तरह के लोगों के साथ उनका जो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन इज नॉट रियली गोइंग टू हेल्प हिम। Hope you like this narration. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.